नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डार्क, डिस्टर्बिंग और साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जिसका नाम है अमीलियास चिल्ड्रन, जो 2023 में रिलीज हुई थी। यह मूवी हॉरर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर पर आधारित है और एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाती है जो अपनी रियल फैमिली को ढूंढने के चक्कर में एक ऐसे घर पहुंच जाता है जहां से वापस आना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि शायद नामुमकिन होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म की शुरुआत नॉर्दर्न पोर्चुगल के पहाड़ों में स्थित एक सुनसान विला में रात के समय होती है। यहीं हम अमीलिया से मिलते हैं जो एक सिंगल मदर है और अपने ट्विन बॉयज की परवरिश कर रही है। वो उनके दूध में एक अजीब सी मेडिसिन मिलाती है, फिर भी दोनों बच्चे खुश दिखाई देते हैं। उसी शाम दो अजनबी, एक आदमी और एक औरत विला में घुसपैठ करते हैं। औरत बाहर कार में इंतजार करती है जबकि आदमी चुपके से अंदर जाता है। वह ट्विन्स में से एक बच्चे को किडनैप कर लेता है और कार की ओर बढ़ता है। जब वह दूसरे बच्चे को उठाने की कोशिश करता है तो अमीलिया उसे पकड़ लेती है। दोनों के बीच संघर्ष होता है और हालांकि हमें ठीक से नहीं दिखता कि क्या हुआ, लेकिन अमीलिया अपने बेटे को बचाने में सफल रहती है। वो कार के पीछे भागते हुए चीखती है, लेकिन औरत दूसरे ट्विन को लेकर भाग जाती है। बाद में वह औरत किडनैप बच्चे को एक पार्किंग लॉट के सामने छोड़ देती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसका इरादा कभी भी उसे खुद पालने का नहीं था। इसके बाद कहानी 31 ईयर्स आगे बढ़ जाती है और हमें न्यूयॉर्क सिटी ले जाती है। यहाँ हम एडवर्ड से मिलते हैं जो फॉस्टर चाइल्ड के रूप में बड़ा हुआ वही बच्चा है जिसे सालों पहले एमिलिया की विला से किडनैप किया गया था। अब बड़ा होकर एडवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड राइली के साथ एक साधारण जीवन जी रहा है जो उससे बेहद प्यार करती है, लेकिन एक इच्छा हमेशा उसे परेशान करती रही है अपनी असली फैमिली को ढूंढने की। एडवर्ड ने एक बार वुडलैंड फॉस्टर होम से अपने रूट्स खोजने में मदद मांगी थी, लेकिन वे असफल रहे। अपने बर्थडे पर राइली उसे एक सोच समझकर दिया गया गिफ्ट देती है, एक एंसेस्ट्री डीएनए किट। वो जानती है कि यह एडवर्ड के लिए कितना मायने रखता है। एडवर्ड अपना डीएनए भेज देता है, हालांकि रिजल्ट्स आने में कुछ समय लगने वाला होता है। अगली सुबह सिस्टम एक मैच दिखाता है। कहीं कोई है जो उसके ब्लड लाइन को साझा करता है, शायद एक ब्रदर। ये खोज एडवर्ड को हिला देती है। उसे एक पैनिक अटैक जैसा महसूस होता है और वो बाथरूम के कोने में एक डरावनी आकृति की कल्पना करता है। घबराया हुआ वो राइली को सब बताता है और फिर उस व्यक्ति से संपर्क करता है जिससे उसका डीएनए मैच हुआ था। जल्द ही एडवर्ड को सच्चाई पता चलती है। उसका एक ट्विन ब्रदर है जिसका नाम मैनुअल है। उनकी मदर हमेशा कहती आई थी कि उसके बेटों में से एक को बचपन में किडनैप कर लिया गया था, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं था कि एडवर्ड ही खोया हुआ बेटा है। मैनुअल और उसकी मदर पोर्चुगल में उसी विला में रहते हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। दोबारा मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करके एडवर्ड उनसे मिलने का फैसला करता है और राइली भी उसके साथ चलने की जिद करती है। दोनों न्यूयॉर्क से नॉर्दर्न पोर्चुगल की यात्रा करते हैं। इलाका बेहद खूबसूरत और शांत है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब जीपीएस काम करना बंद कर देता है तो वे सड़क किनारे सब्जियां बेच रहे एक बूढ़े जोड़े से रास्ता पूछते हैं। जैसे ही राइली उन्हें विला की फोटो दिखाती है, वो जोड़ा घबरा जाता है और उन्हें तुरंत वहां से चले जाने की सलाह देता है। उलझन में पड़े लेकिन समय की कमी के कारण एडवर्ड और राइली आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार विला पहुंच जाते हैं। वहां मैनुअल उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल एडवर्ड जैसा दिखता है, जिससे ये बिना किसी शक के साबित हो जाता है कि वे ट्विन्स हैं। मैनुअल एडवर्ड को कसकर गले लगाता है और उन्हें अंदर बुलाता है। घर बड़ा शानदार और महंगी आर्ट से भरा हुआ है। एडवर्ड अपनी मदर का एक पोर्ट्रेट देखकर उसकी तारीफ करता है, जबकि राइली उसकी सुंदरता पर टिप्पणी करती है। मैनुअल उन्हें उनकी ग्रैंडमदर की एक पुरानी पेंटिंग भी दिखाता है जिसे एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया था। यह साफ है कि यह एक वेल्थी फैमिली है। एडवर्ड को वहां अपनापन महसूस होता है, हालांकि वो अभी तक अपनी मदर से नहीं मिला है। मैनुअल बताता है कि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी विजिटर्स से मिलने के लिए तैयार नहीं है। उस पहली रात एडवर्ड एक परेशान करने वाला सपना देखता है। बिस्तर पर वह करवट बदलता है और राइली की जगह अपनी यंग मदर का चेहरा देखता है, जिससे वो डर जाता है। वो जागता है तो देखता है कि मैनुअल वहां खड़ा है और कहता है कि उनकी मदर अब मिलने के लिए तैयार है। जब एडवर्ड अमीलिया को देखता है तो वो चौंक जाता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आने वाली सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो उसे अजीब रूप देती हैं। फिर भी एडवर्ड उसे गले लगाता है। आखिरकार अपनी मदर से मिलने की भावनाओं से भरा हुआ अमीलिया भी अपने खोए हुए बेटे को वापस पाकर बेहद खुश होती है।
अगली सुबह एडवर्ड राइली को इस मुलाकात के बारे में बताता है और राइली को अमीलिया की सर्जरीज असहज लगती हैं। बाद में जब राइली मैनुअल के पेट्स की स्केच बना रही होती है, अमीलिया उसके पास आकर बैठती है। दोनों बातचीत करती हैं और राइली को पता चलता है कि अमीलिया कभी अमेरिका में रहती थी। जब राइली विला के इतिहास के बारे में पूछती है तो अमीलिया बात टाल देती है। बाहर निकलते समय अमीलिया राइली के लिप्स की तारीफ करती है, जो अजीब और असहज कर देने वाली लगती है। उस रात चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। राइली अमीलिया और मैनुअल को बिस्तर पर साथ में बच्चों के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। इस डिस्टर्बिंग संकेत से राइली सन्न रह जाती है और बाद में एडवर्ड को सब बताती है। परेशान होने के बावजूद एडवर्ड पूरी तरह समझ नहीं पाता कि क्या सोचे। अगली कंप्लेंट के लिए एडवर्ड को हमेली एडवर्ड की है क्या फे है। सुबह जब राइली योगा कर रही होती है, अमीलिया खिड़की से उसे चुपचाप देखते हुए मुस्कुराती है। उसी दिन बाद में अमीलिया अपने लॉयर्स को बुलाती है। सबको हैरान करते हुए वो अपनी मैसिव फॉर्च्यून का आधा हिस्सा, करीब 65 मिलियन एडवर्ड के नाम करना चाहती है, जबकि वो अभी अभी ही यहाँ आया है। अपनी मदर के प्रति वफादारी के कारण एडवर्ड दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देता है। और भी अनसेटलिंग बात यह होती है कि अमीलिया एडवर्ड को अपना न्यू बॉयफ्रेंड बताती है, अपना बेटा नहीं। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद अमीलिया एडवर्ड को चेतावनी देती है कि वह इनहेरिटेंस के बारे में राइली को न बताए। अपनी मदर को खुश रखने के लिए एडवर्ड मान जाता है। इस बीच राइली अपने दोस्त जे को फोन करती है और बताती है कि विला का माहौल कितना अजीब लग रहा है। उसके लिए घर से ज्यादा एक म्यूजियम जैसा लगता है। घूमते हुए वह एक चेस्ट खोजती है जिसमें पुरानी फैमिली फोटोज भरी होती हैं। तस्वीरें अनसेटलिंग होती हैं, उनमें कुछ भी सामान्य नहीं लगता। उस रात मैनुअल जंगल में भटकता है और एक डरावना गीत गुनगुनाता है। विला में वापस राइली एक भयानक सपना देखती है। वह घर के अंदर एक शैडोई फिगर को देखती है, उसका पीछा करती है और अचानक वो आकृति उसका हाथ पकड़ लेती है। सपने के एक और हिस्से में वो अमीलिया को उसका सूटकेस खोलकर उसके अंडरगारमेंट्स देखते हुए देखती है। राइली घबराकर जाग जाती है और पाती है कि उसका सूटकेस सच में खुला हुआ है। अगले दिन राइली टहलने जाती है और फिर से अपने दोस्त को कॉल करती है। वो स्वीकार करती है कि इस फैमिली में कुछ बहुत गलत है और उसका वहां रुकने का कोई इरादा नहीं है। उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वो एडवर्ड से खुलकर बात करे। इसी बीच एडवर्ड राइली को ढूंढते हुए एक शेड के पास पहुंचता है। उसका दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल जाता है और अंदर से उसे एक बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। उत्सुक और घबराया हुआ वो अंदर जाता है और दीवार से जंजीरों में बंधे एक आदमी को देखता है। डर के मारे एडवर्ड आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब फिर देखता है तो वो आकृति गायब होती है। घबराया हुआ वो मैनुअल को बताता है कि उसने क्या देखा। अजीब तरह से मैनुअल कहता है कि यह सामान्य है। वो भी विजन से परेशान रहता है और कहता है कि उन्हें बस इन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। मदद के नाम पर मैनुअल एडवर्ड की टीम में कुछ मिला देता है और उसे आंखें बंद करने को कहता है। अचानक मैनुअल की आंखें सफेद हो जाती हैं और एडवर्ड डरावने विजन्स में खिंच जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे राइली दिखाई देती है, लेकिन एक पल में ही वो मैनुअल में बदल जाती है। ये सब एक हेलुसिनेशन होता है। एडवर्ड घबरा जाता है, जबकि मैनुअल हंसता है और कहता है कि उनके अंदर एक स्पेशल पावर है और डरने की जरूरत नहीं। विला में वापस राइली एडवर्ड से कहती है कि उन्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि हालात और बिगड़ें। राइली कहती है कि ये लोग अजीब हैं और कभी भी उसकी असली फैमिली नहीं बन सकते। एडवर्ड गुस्से में राइली का अपमान कर देता है, जिससे राइली का दिल टूट जाता है। वह चेतावनी देती है कि अगर वह नहीं चला तो वो अगली सुबह अकेली चली जाएगी। उन्हें पता नहीं होता कि अमीलिया सब सुन रही है। अगले दिन राइली फिर अपने दोस्त को कॉल करती है और बताती है कि वो आंसर्स ढूंढ रही थी। उसने पोर्चुगीज विचेस के बारे में डरावनी लेजेंड्स खोजी हैं, लेकिन एडवर्ड अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है। असमंजस में राइली अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करती है और वियरा नाम की एक लोकल वुमन से मिलने जाती है, जिसे वह सच्चाई जानने वाली समझती है। वियरा उसे अपने घर बुलाती है और पुरानी फोटोग्राफ्स दिखाती है। उनमें एक आदमी है जो बिल्कुल एडवर्ड और मैनुअल जैसा दिखता है। वियरा बताती है कि वह आर्थर था, अमीलिया का हस्बैंड, और उसके बगल में खड़ी औरत वियरा की डॉटर थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वियरा की डॉटर का कहना था कि अमीलिया एक विच है जो डार्क रिचुअल्स के जरिए जवान रहती है। उसके अनुसार एमिलिया ने एक खतरनाक रिचुअल किया। वो अपने ही बेटों का इस्तेमाल करती थी और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाती थी। केवल लड़कों को जीने दिया जाता था।
जबकि किसी भी बेटी को बेकार समझकर हटा दिया जाता था। इस ट्विस्टेड साइकिल के जरिए अमेलिया खुद को जवान और लगभग इमॉर्टल बनाए रखती थी। वियरा बताती है कि आर्थर खुद भी अमेलिया के बेटे के रूप में पाला गया था और उसके कंट्रोल के इस चक्र में फंसा दिया। आर्थर और वियरा की डॉटर ने एक बार अमेलिया के बच्चों के साथ भागकर इस रिचुअल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। इससे साफ हो जाता है कि शुरुआत में दिखाया गया आदमी और औरत आर्थर और वियरा की डॉटर ही थे, जो ट्विंस को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन रेवलेशन से हिल चुकी राइली रात में विला लौटती है। वहां वो देखती है कि एडवर्ड एमिलिया और मैनुअल के साथ खुशी से जश्न मना रहा है। वे हंसते हैं, नाचते हैं, जैसे कुछ भी गलत ना हो। एडवर्ड राइली से भी डांस फ्लोर पर आने को कहता है, लेकिन वो इस डिस्टर्बिंग फैमिली डायनामिक से असहज रहती है। राइली मना कर देती है और एडवर्ड से उसके साथ चलने को कहती है। ये देखकर अमेलिया रोने लगती है और राइली पर आरोप लगाती है कि वो उसके बेटों को उससे छीनना चाहती है। राइली बिना जवाब दिए बाहर निकल जाती है, लेकिन पाती है कि उसकी कार का रास्ता बंद है। मैनुअल ने अपनी व्हीकल रास्ते में खड़ी कर दी होती है। दृढ़ निश्चय करके राइली एडवर्ड को वियरा से मिलवाने ले जाती है ताकि वह सच पर विश्वास कर सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वियरा का घर खाली होता है। हताश होकर राइली खिड़की से अंदर घुसती है और सबूत ढूंढती है। अंदर उसे फोटोग्राफ्स मिलती हैं और वह एडवर्ड को उसके फादर और अमेलिया के संबंध के बारे में बताती है, लेकिन एडवर्ड यकीन नहीं करता। थकी हुई राइली तय करती है कि उसे अकेले ही जाना होगा, हालांकि उसे अब भी उम्मीद रहती है कि एडवर्ड समझ जाएगा। राइली मैनुअल से उसकी कार हटाने को कहती है। वो कैजुअली कहता है कि उसने पहले ही हटा दी है, जिससे राइली अपना सामान पैक करके कार की ओर बढ़ जाती है। जाने से पहले वो एडवर्ड से कहती है कि वो कार में उसका इंतजार करेगी। राइली के जाने के बाद मैनुअल एडवर्ड को बताता है कि अमेलिया उससे मिलना चाहती है। एडवर्ड अपनी मदर के पास जाता है, जहां टी पहले से ही उसकी अजीब मेडिसिन से भरी होती है। एडवर्ड जैसे ही पीता है, एमेलिया अनसेटलिंग सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराती है। इसी दौरान राइली अपना फोन चालू करती है और जेनेटिक टेस्टिंग कंपनी से एक मैसेज पाती है। वो एक भयानक सच्चाई दिखाता है। इस फैमिली में इनब्रीडिंग के साफ संकेत हैं। दहशत में राइली गराज से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे वियरा की लाइफलेस बॉडी मिलती है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, मैनुअल वहां पहुंच जाता है। घबराकर राइली एक कोने में शवल के साथ छिप जाती है। मैनुअल उसे पकड़ लेता है और वह शवल से वार करती है, लेकिन वो उससे हथियार छीनकर लगभग उसका गला घोंट देता है। आखिरी कोशिश में राइली हैमर उठाती है और उसके पैर पर मारती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। उधर एडवर्ड अमेलिया से मिलने के बाद अपने कमरे में लौटता है। वह कमजोर और सुन्न महसूस करता है। उसका दिमाग धुंधला होता है। अचानक राइली उसके पास दिखाई देती है और उसे दिलासा देती है, लेकिन कुछ सही नहीं लगता। वह राइली नहीं होती, बल्कि अमेलिया होती है, जो अपनी पावर से उसका रूप धारण कर लेती है। हिडन पैसेज में राइली भागती है और मैनुअल पागलपन भरी नजरों से उसका पीछा करता है। टनल उसे उसी शेड तक ले जाती है जहां एडवर्ड ने कभी जंजीरों में बंधा आदमी देखा था। इस बार वो सच में वहां होता है। सालों से कैद आर्थर, अमेलिया का हस्बैंड और सन, वो मुश्किल से जिंदा होता है और राइली से मदद की भीख मांगता है। राइली चुपके से विला लौटती है और अमेलिया को एडवर्ड के साथ पाती है। एडवर्ड पूरी तरह होश में नहीं होता, अमेलिया के स्पेल में फंसा हुआ। ये देखकर राइली सन्न रह जाती है और अमेलिया की असली भयावह नेचर को पूरी तरह समझ जाती है। अमेलिया के जाने के बाद राइली एडवर्ड को जगाने और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पहले उन्हें मैनुअल से बचना होता है। छिपकर राइली हैमर से मैनुअल के सिर पर वार करती है। मैनुअल घायल होकर गिर पड़ता है। राइली इस मौके पर एडवर्ड को नीचे ले जाती है, लेकिन वो अब भी लगभग बेहोश होता है। तभी अमेलिया आ जाती है और मैनुअल को जमीन पर पड़ा देखकर चीख उठती है। राइली एडवर्ड को बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अमेलिया अचानक असाधारण ताकत के साथ हमला करती है। वह मैनुअल से लिपट कर रोती है, फिर राइली को देखती है और नाइफ से उस पर झपटती है। राइली मौत के लिए तैयार होती है, लेकिन आखिरी पल में आर्थर आ जाता है। राइली द्वारा मुक्त किया गया आर्थर अमेलिया पर हमला करता है, जिससे राइली एडवर्ड को लेकर भाग निकलती है और कार से हमेशा के लिए चली जाती है। अंदर एमेलिया आर्थर से बेरहमी से लड़ती है और उसे बार बार चाकू मारती है, जब तक कि वह गिर नहीं जाता। आर्थर मर जाता है, लेकिन उसका बलिदान राइली और एडवर्ड की जान बचा लेता है। एमेलिया टूट चुकी रोती हुई मैनुअल के पास रेंगती है। अंतिम दृश्य में अमेलिया फिर से यंग दिखाई जाती है, अपने हाथों में एक न्यू बॉर्न सन लिए हुए। फिर वह मैनुअल के साथ डांस करती है और चिलिंग ट्रूथ सामने आता है। उसका रिचुअल सफल हो गया। एडवर्ड को अपने स्पेल में फंसाकर उसने अपनी यूथ वापस पा ली और एक नया बच्चा पैदा किया। ये साइकिल फिर दोहराया जाएगा,
क्योंकि वो इस बच्चे को भी बड़ा होने पर उसी तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाती है जैसे वो हमेशा करती आई है। लेकिन एंडिंग कुछ अनसेटलिंग सवाल छोड़ जाती है। अगर एमिलिया का रिचुअल सच में काम करता था तो वह कभी बूढ़ी क्यों हुई? शायद मैनुअल चिल्ड्रन पैदा करने में असमर्थ था, जिससे वो कमजोर और हताश हो गई। यही वजह हो सकती है कि उसने आर्थर को कैद करके रखा। तब तक वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके काम का नहीं रहा। केवल एडवर्ड, उसका चोरी किया गया बेटा, ही वो वाइटैलिटी रखता था जिसकी मदद से वो फिर से यंग बन सकी।